Good afternoon, everyone. I hope you all are doing your life in leading your life in high spirits. In today's video, I am going to discuss about the next topic of inorganic chemistry, that is structure of carbon monoxide molecule. While we are studying about the structure of carbon monoxide molecule कि यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर में यूनिकनेस क्या है कि सबसे पहले हम इसका जो एलिमेंट्री, जैसे हम मोटी बाकियों का ड्रॉ करते हैं, जैसे H2 हो गया, हीलियम 2 हो गया, लिथियम 2 हो गया, जिस वे में हम उनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं, उन द सेम सेंस वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड मॉलिक्यूल। तो उसमें क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज आएंगी, उसको कैसे रिमूव करेंगे, तो इस बिहाफ पे हम आज इसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेंगे फुली। वाई एम चूजिंग दिस टॉपिक फ्रॉम पेज नंबर 31 रादर देन एक्चुअल चैप्टर। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, जब हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे आपके ओरिजिनल जहाँ से हम चैप्टर कर रहे थे वहाँ से ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पहले उसका जो गलत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है आपको वो पहले समझाया गया है कि हम उसे क्यों यूज़ नहीं कर रहे, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें दूसरा MOT चाहिए इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। तो और वैसे भी एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो एग्जामिनर को पहले क्वेश्चन अराइज करना, फिर आप उसे एक्सप्लेन करते हो, तो एग्जामिनर ज़्यादा इम्प्रेसिव होकर आपको ज़्यादा मार्क्स देता है रादर देन कि आप डायरेक्टली उसी MOT पे बात करो विदाउट डिस्कसिंग कि हमारा जो प्रिमिटिव बेस है MOTs को एक्सप्लेन करने का वो हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे। तो ये अच्छा, यहाँ से मैं इस टॉपिक को यहाँ से कर रही हूँ पेज नंबर 31 से रादर देन एक्चुअल टॉपिक से। सबसे पहले हम वैसे डायग्राम करेंगे जैसे हम करते थे MOT एक्सप्लेन करने के टाइम। तो हमारे पास कार्बन मोनोक्साइड के मॉलिक्यूल में क्या रहेगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे आप 1s2 2s2 2p2, ऑक्सीजन के लिए 1s2 2s2 2p4। तो फिर हम वैसे ही, अगर आप K शेल्स को पार्टिसिपेट नहीं करवाना चाहते, यानी कि 1s की ज़रूरत नहीं है, तो आप आउटर शेल्स को भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अपना MOT वैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो हमारा हम बेसिकली वहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, हमारा बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका जो रीजनिंग है वो पार्ट इंटरेस्टिंग है, दैट्स वाई आई चूज़ दिस डायग्राम रादर देन एक्चुअल। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, आप पहले वैसे ही ड्रॉ करो जैसे हम करते थे। यहाँ पर आपके पास ये लेफ़्ट साइड पे क्या होता था, कार्बन एटम, राइट साइड पे ऑक्सीजन एटम। तो वहाँ पर आप ऐसे लेवल्स देते थे, 2s देते थे, फिर आप 2p के लेवल्स देते थे। यहाँ पर भी सिमिलर होगा, 2s दोगे, 2p के लेवल्स दोगे। ये हमने रीजनिंग पहले की हुई है कि हमारे पास जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके जो कंपैरेटिव ऑर्बिटल्स होंगे वो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उससे लोअर डाउन होंगे। उसका रीज़न ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके रखे होते हैं और वो S करेक्टर उनमें ज़्यादा होता है। इस वजह से उनका जो लोअर ऑर्बिटल, जो हमारे एनर्जी लेवल्स डायग्राम है, वो लोअर की साइड शिफ्ट होंगे क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा होगा और स्टेबिलिटी ज़्यादा अटेन की होगी। तो यहाँ पर आपके पास फिर से आप वैसे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, आपने कार्बन के शो कर दिए। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, आपने ऑक्सीजन के शो कर दिए। तो आपने ड्रॉ किया सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2py, सिग्मा 2pz, देन पाई स्टार, पाई सिग्मा स्टार। तो यहाँ पर हमारा ये MOT गलत कहाँ पे है, जब हमने अपने कार्बन हमें पता है कि कार्बन को जब हम आयोनाइज किया कार्बन मोनोक्साइड में, क्योंकि हमने मेटल कार्बोनिल स्टडी करनी है, दैट मीन्स हमने कार्बोनिल का बॉन्ड किसी और के साथ बनाना है। तो तब हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि होना क्या चाहिए था, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से रिमूव हो रहे हैं, कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर कैसे बनेगा, हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 + 4 + 6 + 8, तो 8 हमारे बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, माइनस एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ 2 हैं। तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 3 आ गया। लेकिन जब हमने इसे कार्बन मोनोक्साइड को किया तो यहाँ पर हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या होना है, कार्बन मोनोक्साइड मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला हुआ है। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 - 2 दैट इज़ 2.5। तो हम बेसिकली हमें क्या ऑब्जर्व होना चाहिए था, जब आप कार्बन को आयनाइज करते हो कार्बन मोनोक्साइड में, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाना चाहिए था, रिड्यूस हो जाना चाहिए था, और आपकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जानी चाहिए थी, इंक्रीज़ हो जानी चाहिए थी। लेकिन जब हमने एक्चुअल इसके इंटर्न हमने अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी में
इसका बॉन्ड लेंथ स्टडी किया, IR स्ट्रेचिंग जिसे बोलते हैं वो स्टडी किया, तब हमने क्या फाइंड आउट किया कि जब कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड में शिफ्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज़ हो रही है। यानी कि हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए था, इंक्रीज़ होना चाहिए था। हमें पहला रूल्ड आउट करने के लिए, इस डायग्राम को रूल्ड आउट करने के लिए पहला रीज़न मिल गया। इसका मतलब ये डायग्राम में कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं फॉर इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द केस ऑफ कार्बोनिल। कार्बोनिल के लिए ये डायग्राम का जो हम मेथड यूज़ करते हैं, कार्बोनिल के लिए ये जस्टिफाई नहीं हो रहा। तो यही लैंग्वेज इसने एक्सप्लेन की हुई है, हम इसे रीड आउट कर लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आप अपना रीज़न दोगे। Evidently, sigma 2s, sigma star 2x act as a non-bonding electron pairs, but the pair of makes a sigma bond while two electron pairs pi star। ये सब आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड के लिए, इसमें नहीं। ऑल्दो वी डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड बट इट इज़ नॉट एडिक्वेट। हमने इसे उसी मेथड से एक्सप्लेन किया बट इट इज़ नॉट राइट। So because if carbon monoxide is ionized to give carbon positive by the removal of one electron from sigma 2pz, the bond order should be reduced to 2.5। as a result bond length क्या हो जानी चाहिए थी, increase होनी चाहिए थी। लेकिन what we observe that a bond length should be decrease। कार्बन से जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड पे जाते हैं तो हमारी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज। इसका मतलब बॉन्ड हमारा क्या हो गया, और स्ट्रॉन्ग हो गया एक इलेक्ट्रॉन जाते ही। द प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पर शॉर्टनिंग ऑफ बॉन्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये डायग्राम, तो हमें नई डायग्राम की ज़रूरत पड़ गई। अभी आपके जो उस चैप्टर में हम चल रहे थे वहाँ पर डायरेक्टली इस पे ही जंप किया हुआ था कि कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल की डायग्राम हम ये करेंगे। तो बहुत से बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि बाकी सारे एमओटीज हम इस मेथडोलॉजी से कर रहे हैं, देन वाई वी स्विच टू फॉर इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू अनदर काइंड ऑफ एमओटी। तो इस वजह से मुझे ये अच्छा लगा कि पहले आपको बताना चाहिए कि ये चीज़ हम क्यों रूल्ड आउट कर रहे हैं। अब हमें नई चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी है उसका रीज़न करेंगे। The Coulson suggestion for carbon monoxide molecule according to Coulson, the diagram carbon monoxide given here is not correct। जो हमारे पास ऊपर डायग्राम दी गई है वो इतनी करेक्ट नहीं है। He suggested to adopt a concept of hybridization। तो यहाँ पर हमने कहीं पे भी हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को इन्वॉल्व ही नहीं किया। लेकिन कूल्सन ने क्या बोला कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आपको क्या करना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन को इंक्लूड करना चाहिए। तब हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइब्रिडाइजेशन को इंक्लूड कर लिया क्योंकि वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ग्राउंड स्टेट आप वैसे ही इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्लेन करोगे, लेकिन हाइब्रिडाइज स्टेट में आप वहाँ क्या मेंशन कर दोगे, sp2, spc1, sp2py और 2pz। ये आपके हाइब्रिडाइजेशन में चले गए और ये इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे ही पड़ा है। तो यहाँ पर आपके पास सिमिलर वे में ऑक्सीजन का जब आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट करोगे, दैट इज़ sp2, ये भी चला जाएगा ऑक्सीजन का sp1, और p2 ये वाला नहीं, 2 और z1 ये आपके वैसे ही रहेंगे। तो आप उसे ऐसे ही शो करोगे, sp कार्बन का शो करोगे, उसके बाद sp2 कार्बन py हमने ऐसे ही शो किया था, तो आपने उसी वे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि हमारे पास जो ट्रेडिशनल वे है हम थोड़े से यूज़ टू हो जाते हैं, तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एमओटी है वो इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपसे ज़्यादातर जब भी स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर ही पूछी जाती है क्योंकि ये एक्सेप्शनल है। तो यहाँ पर आप क्या शो करोगे, आपके कार्बन के साइड पूरा हो गया, अभी ऑक्सीजन का शो करो। ऑक्सीजन का ये sp ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइज्ड, फिर आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन, फिर आपने py और pz में अपने इलेक्ट्रॉन्स जो रिमेनिंग थे वैसे शो कर दिए। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का क्या डिफरेंस आया, यहाँ पर आपने हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व कर लिया। तो उस हाइब्रिडाइजेशन के मेथड से आपने यहाँ पर अपना एमओटीज़ को सेट करना शुरू किया। अभी बाद में देखो आप क्या करोगे। यहाँ पर हम कूल्सन को क्यों ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने यहाँ पर पिछली डायग्राम में हम ये नहीं जज कर पा रहे थे कि जब हमारा मॉलिक्यूल एटम से जब हम मॉलिक्यूल में चले जाते हैं तो हमें पता है कि सारे इलेक्ट्रॉन सब दोनों एटम्स के हैं, वो इक्वली हैं, तो एकदम से पार्शियल नहीं हो सकते। लेकिन हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, जब हम मेटल और कार्बोनिल का बॉन्ड बनाते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो डोनेट होते हैं वो कार्बन की साइड से होते हैं। तो ये वाला जो हमारा प्रीवियस डायग्राम था ये हमें इस बारे में कुछ नहीं बता रहा था।
क्लियर। तो इस वजह से हमारा पहला रीज़न ये हो गया कि जब हमने मेटल कार्बोनिल का बॉन्ड स्टडी किया तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर इधर दोनों के पास हैं, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन हमेशा डोनेट कार्बन ही करता है। तो उसके लिए ये डायग्राम जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी कि ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कार्बन से ही क्यों जा रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास ये डायग्राम को स्टडी करना कंपल्सरी हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का सबसे पहले ये देखो, ये हमारे लोन पेयर थे एक्चुअल में, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये कार्बन का लोन पेयर है जो हम वहाँ पर शेयरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले लोन पेयर, यहाँ से पहला रीज़न जस्टिफाई हुआ कि जो हमारा ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो एम्बेडेड इनटू इनसाइड द, मतलब न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास है, इस वजह से वो काफ़ी लोअर इन एनर्जी है, और हमें कार्बन का जो लोन पेयर है वो हायर इन एनर्जी है। तो हमें पता है जब भी डोनेशन होती है तो कहाँ से होती है, जो लास्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पर देखो इसके बाद वाले सारे एम्प्टी हैं, ये फिल है, इसका मतलब पहला रीज़न जस्टिफाई हो गया कि कार्बन ही हमेशा इलेक्ट्रॉन क्यों देती है, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर बहुत नीचे एनर्जी लेवल्स पे है और उसका कार्बन का कंपैरेटिवली हायर इन एनर्जी है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास डायग्राम नॉर्मल हो जाएगा, कार्बन का जो लोन पेयर है आपने ऑक्सीजन का शो किया, उसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन के बीच हमारे पास, हमें पता है कार्बन का जो स्ट्रक्चर है कार्बन मोनोऑक्साइड का, इसमें सिग्मा 2 पाई होने चाहिए, ठीक है। तो साथ में ये लोन पेयर्स भी हमें दिखने चाहिए। इस डायग्राम में हमें ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करना। सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म करोगे, यहाँ पर भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल, यहाँ पर भी सिंगल, तो इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे, यहाँ पर हमने एक एक रखा, वो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट हो गया। उसके बाद हमें पता है कि लोन पेयर्स हमारे हाइब्रिडाइजेशन के पार्ट होते हैं, इसीलिए यहाँ पर लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन के पार्ट हैं। ये भी लोन पेयर कार्बन का है, वो भी हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है, और ये भी, तो इसलिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन मेंशन की हुई है। तो यहाँ पर आपने ये मेंशन कर दिया, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड बनाया, उसके बाद नेक्स्ट आपका ऑर्बिटल क्या रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हमेशा डोनेट होते हैं, तो हमारा जो नॉन बॉन्डिंग है कार्बन का वो उसके सामने आएगा, ये लास्ट आएगा, उससे नीचे हमारे पाई के बॉन्डिंग सेट होंगे। हमेशा बच्चे याद रखना, मैंने एमओटी में भी एक्सप्लेन किया था, जब भी आपको नॉन बॉन्डिंग मिलता है, नॉन बॉन्डिंग से नीचे आपके सारे के सारे बॉन्डिंग सेट होंगे, और नॉन बॉन्डिंग लेवल से ऊपर आपके सारे के सारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स सेट होंगे। क्लियर। तो हमें अभी कार्बन का नॉन बॉन्डिंग मिल गया, इसका मतलब इससे नीचे हमने अपने सारे बॉन्डिंग्स कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर हमने अपने सारे बॉन्डिंग कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आप अपने एंटी बॉन्डिंग शो कर सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पर हमने जो डायग्राम किया है वो सबसे, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ये एक्सप्लेन किया हुआ है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट कार्बन एटम्स फुली फिल्ड sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैज़ हायर एनर्जी देन दैट ऑफ हाफ फिल्ड sp। जो हमारे कार्बन का फुली फिल्ड ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या है, हायर है एज़ कम्पेयर टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। दिस ऑर्डर इज़ रिवर्स इन द ऑक्सीजन एटम, लेकिन ऑक्सीजन के केस में ये ऑर्डर रिवर्स हो गया। ऑक्सीजन का जो पेयर्ड ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी लो है और सिंगली फिल्ड की एनर्जी क्या है, हायर है। Therefore, as usual, py and pz of both carbon and oxygen atom have same energy। तो हमारे py और pz में तो कोई इशू नहीं है, वो तो वैसे ही है जैसे हम यहाँ पे भी शो करते थे। उसके बाद इन बोथ दीज एटम्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिसाइडिंग इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल रिमेन्स एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। जो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व कर लिया कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये एज अ नॉन बॉन्डिंग रहेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ड्यूरिंग कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग में, लेकिन ये किसी और के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, तभी हमारे मेटल कार्बोनिल्स बनते हैं। Therefore these pairs are act as non-bonding. Now half-filled sp hybrid orbital of carbon and oxygen atom overlap to form sigma, which has two non-bonding electrons and its energy is lower than that of both sp hybrid orbitals। हमारे पास जो सिग्मा का ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी हमें पता है, ये वाले की एनर्जी लोअर है और सिग्मा स्टार की एनर्जी बहुत हायर है।
दीज ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू दी मॉलिक्यूलर एक्सिस। जो हमारे पास जो पाई स्टार के ऑर्बिटल्स बचे हैं वो क्या है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हैं हमारी मॉलिक्यूलर एक्सिस के। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि जो हमारी ये जो हमारा पाई स्टार का ऑर्बिटल है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, जिस वजह से मॉलिक्यूल के साथ इसकी, मेटल के साथ इसकी इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो जाती है। इफेक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ से आप इसकी बैक डोनेशन पॉसिबल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो मेटल का ऑर्बिटल और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एंटी बॉन्डिंग है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र क्या हो गया, बैक डोनेशन क्या हो गई, ईजी हो गई। ये सेकंड रीज़न है कि हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड की तरह एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो उसके पाई स्टार ऑर्बिटल हैं वो परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर होने की वजह से उनका जो ओवरलैपिंग एक्सटेंट है वो इफ़ेक्टिव है, और इस वजह से उसकी जो बैक डोनेशन, मेटल की बैक डोनेशन वो ईजी हो गया, और हमारा जो पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ईजी हो गया, और हमारा मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड क्या हो गया, ईजिली फॉर्म हो गया। Right now is suggested as a Coulson by both carbon and oxygen have lone pair of electrons irrespective of the sp hybridized when carbon monoxide act as a ligand in carbonyl complexes। तो हमारे पास ऐसे कार्बोनिल्स मिलते थे। तो यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास जब भी डोनेशन होगा, सिंगल डोनेशन, तो हमेशा कार्बन आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को। जब आपने इन टर्न बैक डोनेशन करना होगा तो उसके लिए आपके पाई स्टार की जो पोजीशनिंग है वो पूरी प्रॉपर है, वो परपेंडिकुलर है, और जिस वजह से आपका मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकता है इसके पाई स्टार ऑर्बिटल में, जिस वजह से मेटल और कार्बन का बॉन्ड क्या हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये था हमारे पास कार्बोनिल का स्ट्रक्चर। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।